और हमारे साथ दो डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक ननगाई जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रमुख हैं श्वसन चिकित्सा विभाग के मैक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर रोमेल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। पहले डॉक्टर विवेक, मैं आपका रुख करूंगी। डॉक्टर विवेक, अभी तक कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती हुई नजर नहीं आ रही है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले अब कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं जो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को, सर ये ब्लैक फंगस क्या है, किस तरीके से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और लोग कैसे इससे बच सकते हैं? ब्लैक फंगस होता है एक प्रकार का फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक राइजोपस ग्रुप का होता है। इसका जो सिमिलर होती है, एक एस्परजिलस होता था पहले, अब इस दफा जो हम देख रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। ये इंसान के दो भागों में अफेक्ट कर सकता है, लंग्स में और इस साइनसेस में। यूजुअली स्पोर्ट्स के जैसे होता है जो इनहेलेशन के थ्रू जाता है, और फिर साइनस से होता हुआ आंख से होता हुआ ब्रेन तक इन्वेड कर सकता है। लंग्स में अगर जाता है तो फिर निमोनिया कॉज कर सकता है अंदर। यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो खांसी के साथ ब्लड, नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन, यहाँ साइनसेस में पेन, इस एरिया में पेन, विजुअल लॉस, यहाँ पे सूजन, इन सब सिम्टम्स के साथ ये लोग प्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। सर्जरी मेन स्टे होता है, और एक एंटी फंगल दवाई आती है वो देनी जरूरी होती है। जो एंटी फंगल दवाइयां हैं वो काफी महंगी होती हैं, खर्चा बहुत आता है। यूजुअली देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स होती हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ऊपर से कोविड, एक और दवाई है टोसिलिजुमैब, उसकी वजह से भी पाया जाता है कि इसके वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से इसको जो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माना जाता है, ये इन्फेक्शन प्रोमिनेंट हो जाती है। जी डॉक्टर रोमेल टिक्कू, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोरोना से इसका कोई लिंक है, फंगस का अगर हम बात करें, और क्या इससे बचाव का भी उपाय वही है जिस तरीके से कोविड नियमों का पालन करने के लिए हमें बताया जाता है कि अब उन्हीं उपायों के जरिए ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है? देखिए, कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से स्टीरॉइड्स में हो, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और जब उनका कोविड प्रोग्रेस करता है सेकेंड वीक में, जब उन्हें निमोनिया हो जाता है या बाकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड से ही जान बचती है ऐसे पेशेंट्स की। अब अगर हम बहुत ज्यादा डोज में स्टीरॉइड दें, एक तो शुगर बढ़ती है उससे, जिससे ये चांस इन्फेक्शन का बढ़ जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। और उसके अलावा क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पहले से शुगर बढ़ती है, तो ये चांस म्यूकोरमाइकोसिस का बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ही जानलेवा इन्फेक्शन है, 50% से ज्यादा मोर्टेलिटी है इसकी। और कोविड में क्योंकि हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, और कुछ लोग कई जगहों पर बहुत ज्यादा डोज में यूज होता है स्टीरॉइड्स, तो चांस होता है कि शुगर भी बढ़ रही है, एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज्यादा हाई एंड एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे हैं, और जो दवाइयों से जैसे टोसिलिजुमैब वगैरह, जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के, तो चांस ज्यादा बढ़ा, इसलिए कोविड में ज्यादा देखा गया है। पिछली बार भी हमने ये इन्फेक्शन देखा था, गंगाराम हॉस्पिटल में कुछ केसेस आए थे, बाकी हॉस्पिटल में भी आए थे, बट इस बार ज्यादा देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। उनमें से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या जिन्हें स्टेरॉइड्स हाई डोज में मिल रही है, उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स में। सो इसलिए सोच समझ के स्टीरॉइड देना होगा, सही डोज में देना होगा। एंटीबायोटिक्स उन्हीं को देनी चाहिए जिनमें जरूरत हो, क्योंकि अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें ये सारी दवाइयां, तो चांस है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसका इलाज भी बहुत महंगा है, और इसमें सर्जरी की यूजुअली जरूरत पड़ती है, और सर्जरी भी काफी डिसफिगरिंग होती है। अगर आपको फेस पे सर्जरी होगी तो वो पार्ट बाहर निकालना पड़ता है, साइनसेस, लंग, स्किन, हर जगह ये इफेक्ट करती है। तो बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, बहुत कॉमन नहीं है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अभी इन्फेक्टेड हैं और उनमें से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हैं कुछ लोग, इसलिए उन्हें ये इन्फेक्शन हो रहा है। बहुत सावधानी बरतनी होगी दवाइयों को लेके, और इवन कोविड को लेके। जो लोग घर पे हैं उन्हें खुद से स्टीरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पहले एक हफ्ते में वायरल रेप्लिकेशन होती है। अगर हम पहले से ही स्टीरॉइड ले लें तो वायरस बढ़ जाता है, और बाद में सेकंड वीक में उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया बढ़ सकता है, और बाद में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सो सावधानी बरतनी होगी। सर, ऐसे में अगर चिकित्सा जगत की बात की जाए तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त इस लिहाज से भी है डॉक्टर विवेक की, पहले से ही वायरल इन्फेक्शन से अगर कोई मरीज त्रस्त है, उसका इलाज किया जा रहा है, तो जिस तरह से डॉक्टर रोमेल भी बता रहे हैं कि बहुत चूजी होना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना डोज, कितनी दवाइयों का देना होगा। ऐसे में सर मैं ये चाहूंगी कि आप लोग इन चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो खुद को कैसे
ब्लैक फंगस से बचा सकते हैं? जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी जो घरों के अंदर है वो भी, वो क्या सावधानियां बरतें? बेसिकली सब लोगों को कोरोना से बच के रहना है। कोरोना से बच के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और ऑटोमेटिकली ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और कोरोना से बचने के लिए सिर्फ जो 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें लेने बहुत जरूरी है वो यही है कि हमेशा ही हर स्थिति में मास्क पहन के रखें, मास्क को कभी ना उतारें, हाथों को साफ रखें, लोगों से दूरी बना के रखें, जब तक अनिवार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें। जितना हो सकता है काम वीडियो कॉल से या घर से वर्चुअल से उसी से काम निपटाएं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीजें ही लें, मार्केट्स में ना जाएं, पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो वैसे ही बंद है। इवन जब खुल जाते हैं, जब लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और पार्टीज ना होनी चाहिए, सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। कोरोना से बच के रहेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच के रहेंगे। जी, डॉक्टर रोमेल टिक्कू, आपसे ये जानना चाहूंगी, हाल में अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो हमने जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम होते हुए देखा है, देश की बात करें, और कई राज्यों में लॉकडाउन का असर भी नजर आया है, आंकड़े कम हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद करें कि जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े घटेंगे वैसे वैसे ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो भी कम होंगे? हाँ जी, जरूर। जैसे केसेस कम हो रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहे हैं केसेस, और हमारा यही मानना था कि 15-20 मई तक शायद पीक हो जाए, उसके बाद केसेस कम हो जाए। तो डेफिनेटली अगर केसेस कम होंगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी डेफिनेटली कम होंगी। इतने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रही है, सीवियर इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते 10 दिन में और केसेस कम हो जाएं और पीक के बाद धीरे धीरे केसेस कम हो जाएं जून के बाद। जैसे ही केसेस कम होंगे तो इससे जुड़ी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है बीमारी से जुड़ी हुई वो भी कम हो जाएगी। म्यूकरमाइकोसिस जो देखने को मिल रहा है अभी बहुत ज्यादा केसेस, आई एम श्योर कि आगे आने वाले वक्त में अगले हफ्ते 10 दिन में इसके भी केसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आगे फिर केसेस बढ़ सकते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। जब तक हम इस चीज को समझें कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें इससे बचना, मास्क लगाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम मास्क लगाते हैं तो किसी हद तक हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और अपने घर में भी इसे नहीं ला सकते। क्योंकि अगर आपके घर पे बुजुर्ग लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं या जिन्हें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो उन्हें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस म्यूकोरमाइकोसिस टाइप हो सकती हैं। आप अगर यंग हैं और आपको लग रहा है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बट ऐसा गलत है मानना, क्योंकि यंग लोग ये जो बाहर ज्यादा निकलते हैं, काम पे जाते हैं और वो घर लेके आते हैं। तो आने वाले वक्त में लग रहा है ऐसा कि केसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर केसेस कम होंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी और बेड्स, ऑक्सीजन की जो कमी थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और लोगों को बिल्कुल सर, यही उम्मीद है। और डॉक्टर विवेक ननगाई, आपसे एक छोटा सा सवाल, बहुत से लोगों के मन में ये भी है कि आइवरमेक्टिन टैबलेट को WHO ने लेने से मना किया है जबकि भारत में इसे दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में क्या फैक्ट है ये भी जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। आइवरमेक्टिन एक कॉमन एंटी हेलमिंथिक टैबलेट है जो डीवर्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जहां तक हमने देखा है। हम लोग तो मतलब बचपन से ही आपने देखा होगा, काफी लोगों को देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर महीने में एक बार ही घर के सारे मेंबर्स को डीवर्मिंग करते रहते हैं आइवरमेक्टिन